नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 12 तक हम अथवा सहित हमने हल कराया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर या डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम प्रश्न क्रमांक 13 को हल कराते हैं। इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले क्या पूछा गया है। तो संगत लघु वृत्तखंड, अब इसमें ये वृत्त बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है जो कि जीवा पर 90 अंश का ये त्रिज्याओं के द्वारा कोण बनाया गया है, और ये हमारा लघु वृत्तखंड है। इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। सबसे पहले हमें AOBC ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि प्राप्त हो जाए तो हम ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो हमें ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। R बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और कोण इसमें थीटा, जिसे हम थीटा बोलते हैं, कोण 90 अंश का दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे तो त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो थीटा इसमें 90 दिया हुआ है, और अपॉन 360 इंटू पाई, और पाई का इसमें मान 3.14 दिया है। तो 3.14 इंटू R इसमें 10 दिया है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इनको हल करना है, तो यहाँ हम शॉर्ट में लिख देंगे, यहाँ एरिया ऑफ OACB बराबर, इनको कुछ हल करेंगे, 0 से 0 कटेंगे और 9 से इनमें भाग चला जाएगा, 4 बार जाएगा 9 से। अब इनका हम गुणा करेंगे, 3.14 इंटू 10 और अपोन में 4 हो जाएंगे। तो 4 से ये कट जाएंगे, या 10 का वर्ग है तो इनको डायरेक्ट हम 100 लिख सकते हैं। यहाँ 4 से ये कट जाएंगे तो 25 बार कटेंगे, तो यहाँ हम 25 कर देंगे। अब इनका हम और गुणा करेंगे, तो 3.14 इंटू 25 इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 यानी कि 0 आएंगे यहाँ, तो ये 0 आया। फिर हासिल इसमें 10 आएंगे, तो 25 का 1 में गुणा करेंगे, 25 10 35, तो 35 के यहाँ 5 मिलेंगे, और 25 दिया 75 और 3 हो जाएंगे 78। तो 78.50, तो 0 है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस और इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या इसको हम बेस कह सकते, इसको परपेंडिकुलर कह सकते, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें 1/2 आधार यानी कि 10 और गुणा ऊंचाई यानी कि 10। तो 2 से हम ये काट देंगे 5 बार, तो ये बराबर हमें 50 मिल जाएगा, 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला इसका। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, तो हमें ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ OACB यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस होगा ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल।
तो हमें ये दोनों प्राप्त हो गए हैं। तो हम इस क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है 78.5 जो हमने ज्ञात किया अभी, और माइनस वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये घटाएंगे, यहाँ 50 घटाएंगे, 5 चौकी तो रहेंगी, 8 चौकी तो रहेंगी, और 7 में से 5 जाएंगी तो 2 बचेंगी। इतने वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक ये 13 दिया हुआ है अथवा का प्रश्न है, जिसमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक ये वृत्त दिया हुआ है और जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो हमें इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर और इसमें कोण जो केंद्र पे बना है वो 60 अंश का है और अभीष्ट है, लिख देंगे यहाँ अभीष्ट, यानी जो ज्ञात करना हमें, तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणा 2 पाई r। क्योंकि ये परिधि से संबंधित है तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 2 पाई r का सूत्र लगाएंगे, और अगर यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता तो हम यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते। इनमें हम मान रख देंगे इसके। तो थीटा यानी 60 अंश बटे 360 इंटू 2, और पाई का यहाँ 22 बटे यदि 7 रखते हैं मान, तो 22 बटे 7 रख देंगे यहाँ, क्योंकि 21 त्रिज्या दी हुई है तो कट सकते हैं। तो हमें दशमलव में मान पाई का इसमें नहीं बताया, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया था। तो r यहाँ दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 से ये कट जाएंगे 3 बार, और ये 0 से 0 कटेंगे, और 6 से ये कट जाएंगे 6 बार 36, और फिर ये 3 से यहाँ 2 बार कटेंगे, और 2 से ये 2 कट जाएंगे। तो हमें यहाँ बचेंगे 22 सेंटीमीटर। तो यही अभीष्ट चाप की लंबाई होगी और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में सिर्फ परिभाषा पूछी गई है। तो ये दोनों अथवा के प्रश्न हैं, दोनों में परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा है कि असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे असंभव घटना की परिभाषा। असंभव घटना वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो तथा प्रायिकता शून्य हो, असंभव घटना कहलाती है। अब अथवा में प्रारंभिक घटना, तो हम लिखेंगे प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक घटना किसी प्रयोग की वह घटना जिसका परिणाम एक ही हो या जिसका एक ही परिणाम निकले, तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट या प्रारंभिक घटना कहते हैं। तो ये हमारी दोनों परिभाषाएं हुई। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15 है। इसमें पूछा गया है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता बताइए कि वह इक्का नहीं है। तो हमें ज्ञात है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 इक्के होते हैं। तो यदि पूछा जाता कि एक इक्का होने की प्रायिकता निकालिए, तो हम अनुकूल परिणाम हमारे 4 बन जाते और कुल परिणाम 52 होते। तो हम 4/52 करके एक इक्का होने की प्रायिकता निकाल लेते। लेकिन यहाँ पूछा है कि एक इक्का ना होने की प्रायिकता। तो यदि हम इक्का होने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो हम सूत्र लगा करके एक इक्का ना होने की भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, या इस प्रश्न को हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कि जब 4 इक्के होते हैं, हम चारों इक्के यदि 52 पत्ते में से निकाल देंगे
तो हमारे पत्ते कितने बचेंगे? 4 यदि 52 में से निकालेंगे तो 48 बचेंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे 48 हो जाएंगे। तो हम इसे 48/52 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों विधियों से इसे बताते हैं। तो यहाँ हमारे पास 52 ताश के पत्ते हैं। तो यहाँ दिया है कुल परिणाम यानी 52 पत्ते, ये हमारा कुल परिणाम हुआ। और इसमें अनुकूल परिणाम निकालेंगे। जैसे तो अनुकूल परिणाम में यानी कि एक इक्का ना हो, यानी एक भी इक्का ना हो, तो 52 और माइनस हम 4 इक्के हटा देंगे तो हमें अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ 48 पत्ते बचेंगे। तो ये अनुकूल परिणाम हमारे 48 आएंगे। अब हम इसे एक इक्का ना होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो एक इक्का तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र होता है। तो अनुकूल परिणाम 48 है और कुल परिणाम यहाँ 52 है। तो इनका हम भाग दे देंगे तो ये 2 से पहले कट सकते हैं। तो 4 और 2 से 6 बार कटेंगे, 2 से ये कट जाएंगे, 2 चौको 8, फिर ये 2 से कट सकते हैं तो ये 13 हो जाएंगे और 2 से ये 12 हो जाएंगे। तो 12/13 ये हमें आंसर मिल जाएगा। या हम इसे इस तरह से भी ज्ञात कर सकते थे। तो हम पहले एक इक्का होने की प्रायिकता निकाल लें। एक इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के 4 होते हैं, कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ 4 और कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ 52। तो यहाँ 13 बार जाएंगे तो 1/13 हो जाएंगे। ये एक इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी। अब यहाँ पूछा गया है कि एक इक्का ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता यानी कि 1 माइनस होने की, इक्का होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता यानी कि 1/13 कर देंगे। इनको और हल करेंगे तो ये हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 13 माइनस 1/13 हो जाएंगे। तो 13 में से 1 जाएंगे तो ये 12/13 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सेम आंसर है दोनों। तो इस तरह से किया है तो भी सही है, इस तरह से किया है तो भी सही है। अब हमें इसके अथवा में पूछा गया है कि PE 0.06 है तो E नहीं की प्रायिकता निकालना है। तो ये भी इसी बेस पे है, यही सूत्र से हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे E नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस PE यानी E की प्रायिकता। तो यहाँ इनका मान रख देंगे 1 माइनस 0.06। इनको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम 1 में से घटाएंगे, 1 दशमलव कुछ नहीं है 0 रख सकते और यहाँ 0.06 लिख सकते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 बचेंगी और यहाँ 9 बचेंगी और यहाँ 0 बचेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0.94, ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न 16 जिसमें गुणनखंड विधि द्वारा हमें मूल ज्ञात करने को कहा गया है। तो इसमें वर्ग समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इनको हमें गुणनखंड के द्वारा इनके मूल ज्ञात करना है। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड में हमें ध्यान देना होता है कि पहला और लास्ट, तो 2x² ये पहला पद है और अंतिम पद इसमें -6 है यानी तीसरा पद है। इनका हम गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल जो होगा उसके फिर हम 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक हों और हमें उनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच का पद यानी x प्राप्त हो। तो यदि 2 6 का गुणा होगा तो ये हमारे 12x² हो जाएंगे
इनके हम गुणनखंड करें तो हमें जोड़ने या घटाने पर ये बीच का पद x प्राप्त हो। एक में 4x इंटू 3x करें और प्लस, यानी कि ये प्लस में आए तो बड़ी वाली संख्या को हम धनात्मक मानेंगे और छोटी को हम ऋणात्मक मानेंगे, क्योंकि इनका गुणनफल ये प्राप्त हो। तो इनका गुणा करेंगे तो हमें माइनस के 12x² प्राप्त होंगे, और यदि ये गुणा हटा देंगे तो 4x माइनस के 3x यानी बराबर x प्राप्त हो जाएगा, जो कि बीच का पद है। और इनका गुणा करेंगे तो हमें ये मिले, और यदि ऐसा करें तो हमें ये प्राप्त हो। इस तरह से हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो इनका ये गुणनखंड हो जाएगा 4x माइनस 3x, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इनको हम दो एक साथ लेंगे तो इनमें जो मिलेगा वो कॉमन लेंगे, तो इसमें दोनों में 2 मिल रहा है और एक x मिल रही है, तो 2x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमें x और प्लस यहाँ बचेगा 2। अब इसमें हमें -3 कॉमन मिलेंगे तो ये प्लस के x हो जाएंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं पद, तो x और प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 तो बराबर 0 होगा। अब यहाँ हम x प्लस 2 दोनों में से पुनः कॉमन मिलेंगे तो हम x प्लस 2 भी ले लेंगे ब्रैकेट, तो x प्लस 2 ये कॉमन में आ गए तो हमें बचे यहाँ पर 2x, और इससे ये बाहर निकल के आए तो माइनस यहाँ 3 बचे बराबर 0 होगा। अब ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, तो यहाँ एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करके हम एक शून्यक निकाल लेंगे, तो x बराबर ये -2 हुआ, तो एक शून्यक हमें ये प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार से हम यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, तो 2x बराबर ये 3 प्लस के हो जाएंगे उस साइड में, और x बराबर हो जाएगा 3/2, तो दूसरा शून्यक ये हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः अभीष्ट शून्यक 3/2 -2, तो ये हमारे शून्यक हो गए, ये आंसर। अब अथवा में पूछा गया है 2x² माइनस 3x और प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें इनका विविक्त कर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले इनका हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। यहाँ व्यापक समीकरण ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यहाँ तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें a बराबर मिलेगा x² से बराबर होंगे तो a बराबर यहाँ 2 मिलेगा और b बराबर -3 मिलेगा और c बराबर यहाँ 5 मिलेगा। तो ये विविक्त कर होता है, विविक्त कर का ये सूत्र होता है, इसे हम d बोलते हैं। तो ये होता है b वर्ग -4ac। अब हम इनका मान रख देंगे यदि, तो यहाँ हम लिखते हैं d बराबर करके, तो b यानी कि -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू a यानी कि 2 और c यानी कि 5, तो ये बराबर हो जाएंगे 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ प्लस के 9 हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे 40, यानी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब यहाँ 40 में से इनको घटाएंगे तो ये माइनस के 31 बचेंगे। तो ये माइनस की संख्या हमें प्राप्त हुई, तो इसका मतलब है कि d छोटा है 0 से। तो यहाँ लिखेंगे अतः d छोटा है 0 से, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे या प्रकृति काल्पनिक होगी। यही हमारा आंसर हो जाए। क्रमांक 17 है ये, और इसमें दिया हुआ है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, और इसमें अथवा दिया है, इसको भी हल इसी के साथ कराएंगे। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो लगभग दोनों एक ही सूत्र पर आधारित हैं। तो हल, तो हमें ये AP दी हुई है, तो AP में हमें पहला पद यानी A, तो प्रथम पद यानी A
जिसे हम a बोलते हैं, तो a बराबर इसमें 3 होगा और दूसरा पद यहाँ 8 होगा और दूसरा पद, तो इसे हम a1 कह सकते, इसे हम a2 कह सकते। तो दूसरा पद होगा 8 और यहाँ इनका d यानी दोनों पदों का अंतर, दोनों पदों का अंतर जिसे हम d बोलते हैं। तो d होगा a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएंगे। तो यहाँ 78वां पद और an यानी a1 इतना होगा, 2 इतना होगा, तो an यानी n हमें पता नहीं है, लेकिन anवां पद कितना होगा 78। तो यहाँ हम an लिख देंगे 78। अब हमें इसका सूत्र पता होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। तो यहाँ हमें an, या हम इसको इधर लिख सकते थे, ये उधर लिख सकते थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमें ज्ञात है तो हमने इधर लिख दिया। तो अब यहाँ इसमें a दिया हुआ है 3 प्लस n हमें पता नहीं है, तो हम n माइनस 1 इंटू डी, और d हमें पता है 5 और an, तो an यानी कि 78, an यानी 78 दिया हुआ है। तो हमें n ही निकालना है इसमें, तो इनको हल करेंगे तो ये n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। इनको हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 3। तो अब यहाँ n माइनस 1 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे 78 में से 3 यदि हम घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 75। ये गुणा में दिए हुए हैं 5, तो ये दूसरी साइड में ये अपॉन में जाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे यहाँ। अब इनसे ये कट जाएंगे, तो ये 5 से एक बार, तो 5 एकम यहाँ 5 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, 15 बार भी कट जाएंगे। तो यहाँ हम n माइनस 1 बराबर 15 हो जाएंगे, तो यहाँ n बराबर हो जाएंगे 15, ये माइनस का 1 दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो हमें मिलेंगे n बराबर 16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 16वां पद 78 यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरे और 9वें पद 4 और माइनस 8 है, तो तीसरे यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं, ये हमें ज्ञात है A3 यानी तीसरा पद, ये कितना होगा 4, और 9वां पद तो A9 ये हो जाएंगे माइनस 8। तो इसका कौन सा पद शून्य है, तो हमें ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद यानी कि n ये बराबर 0। तो हमें ये दो चीज़ यहाँ प्राप्त हैं, तो इन्हीं से हम फार्मूला लगा करके हम और क्या क्या हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो निकालेंगे। तो A3, तो पहले हम इसको लगाएंगे, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर होता है an। ये सूत्र होता है कोई भी पद, कौन सा पद ज्ञात करने का। तो यहाँ हम पहले इसमें चलेंगे, तो A हमें पता नहीं है, तो A हम जो कि तो रखेंगे, n यानी तीसरा, तो n का मतलब है 3, तो यहाँ तीसरा पद इन्होंने कहा है 4 है, तो तीसरा यानी 3, n यानी कि 3, तो यहाँ हो जाएंगे 3 माइनस 1 इंटू
डी, और डी हमें पता नहीं है, तो ए एन कितना हो जाएगा 4। तो ये बनेंगे ए प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2D और बराबर हो जाएंगे ये 4। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा समीकरण 1। अब देखेंगे A9 वाला, तो इसमें भी लगाएंगे सूत्र, तो इसमें भी सेम सूत्र लगेगा। तो A प्लस एन ऐसे एन यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी और बराबर हो जाएंगे ये -8, यानी कि एनवा पद कितना है A9 8 है, तो इसमें लिख देंगे 8। तो यहाँ A और प्लस 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो 8D बराबर -8 हो जाएंगे। तो ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो A प्लस 2D बराबर जी 4 हो जाएंगे और A प्लस 8D बराबर -8 हो जाएंगे। इन दोनों को हम हल करेंगे। तो यहाँ इनको यदि घटाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो ये हमारे कट जाएंगे। तो ये 8 में से 2 जाएंगे तो ये -6D हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 12। तो ये D हमें मिलेंगे 12/-6, तो 6 से ये 2 बार कट जाएंगे, तो ये माइनस प्लस यानी कि माइनस के 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो D हमें 2 प्राप्त हो गया। अब D मिल गया, अब A चाहिए हमें, तो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यानी कि A प्लस 2 इंटू D -2 बराबर 4, जी समीकरण 1 था। अब इनका गुणा कर देंगे, तो A 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होंगे, 2 दूनी 4 होंगे बराबर 4 हो जाएंगे। 4 को उधर ले जाएंगे तो A बराबर कितने हो जाएंगे 8। तो हमें इस तरह से ये A प्राप्त हुए और ये हमें यहाँ D मिले थे। अब हमें ज्ञात का क्या करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें सूत्र मालूम है कि A प्लस n-1 इंटू D बराबर AN। तो AN, तो माना कि AN जो पद है कौन सा, यानी कि n पूछा गया है और वो पद कौन सा होगा, शून्य होगा। तो AN बराबर यहाँ क्या होगा 0। तो यहाँ AN की जगह पे हम 0 पुट करेंगे और सब हल करेंगे। तो A भी हमें प्राप्त हो गया। तो A बराबर कितने हो गए यहाँ 8 प्लस n हमें ज्ञात नहीं है, कौन सा पद निकालना है -1 इंटू D, और D हमें मालूम हो गए -2, तो -2 लिख देंगे बराबर यहाँ AN क्या हो जाएगा 0। अब इनको हल करेंगे तो यहाँ होंगे जी 8, -2 का यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे -2n, और माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएंगे 2 बराबर हो जाएंगे 0। अब यहाँ ये 8 और 2 ये 10 हो जाएंगे, तो -2n बराबर माइनस यहाँ 10 होंगे, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएंगे। तो n ज्ञात करना है, तो n बराबर हो जाएंगे 10/2, यानी 2 का भाग देंगे, 2 5 से कट जाएंगे 10, तो n बराबर हो जाएगा 5। तो लिखेंगे अतः 5वां पद शून्य होगा। इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 17 तक हल किए हैं मैं अथवा के। अब आगे के प्रश्न हैं, छात्रों की डिमांड के आधार पर आगे के प्रश्नों का भी सॉल्यूशन हम वीडियो में डालेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ही प्रश्न और आगे मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।